हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट के बारे में। सबसे पहले मीनिंग जानते हैं। अच्छा, जितने भी डेफिसिट आते हैं, वैसे यहाँ पर दोस्तों आपको नाम दे रखा है फिस्कल, लेकिन मुझे आप लोग एक बात बताइए कि जितने भी ये डेफिसिट हैं, ठीक है, ये किसकी वजह से क्रिएट होते हैं? ये किसकी पहचान है, सरकार की कि आरबीआई की? सरकार की। अब अगर बात प्रॉपर तरीके से हिंट की फॉर्म में हमें मिल ही रही है, फिस्कल वर्ड हमेशा किसके साथ एसोसिएटेड होता है? आरबीआई के साथ या गवर्नमेंट के साथ? गवर्नमेंट के साथ। यानी कि यहां पर ये जो भट्टा बिठाया है ना, इस वर्ड का डेफिसिट वर्ड जो दिख रहा है सरकार ने, यानी कि कुछ ना कुछ भट्टा बिठाया है देश का, पक्का घाटा कर बैठी है सरकार। तो ये और वर्ड आगे आगे फिस्कल, यानी कि ये पूरा का पूरा जो घाटा है ना, ये सरकार की वजह से है। सरकार ने कुछ ना कुछ पक्का बहुत भयंकर लेवल पे ऊंच नीच कर डाली है, जिसकी वजह से घाटा हो रहा है इकोनॉमी को। ये है फिस्कल डेफिसिट। क्या है देखते हैं। फिस्कल डेफिसिट को ऐसे डिफाइन करा जाता है, पहले समझ के देखना। पहले इसको ना, पता नहीं इकोनॉमिस्ट अंड शंड पता नहीं डेफिनेशन पहले बनाते हैं, फिर बाद में अपनी औकात पर उतर आएंगे इस डेफिनेशन के अंदर। ठीक है। फिस्कल डेफिसिट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर ओवर टोटल बजट रेसिट्स। ये तो चलो ठीक सेम है, ये तो फिर हमें ऐसा दिख रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट की तरह ही दिख रहा है। हालांकि उधर सिर्फ रेवेन्यू कंपोनेंट था, लेकिन ये क्या दिखा रहा है आपको? एक्सेस ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर। अब जब वर्ड आ रहा है, एक बार के लिए हम पहले डेफिनेशन को डिकोड कर लें आराम से। जब वर्ड आ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट, तो क्या मैं ये कह दूं इसके अंदर दोनों वर्ड शामिल हैं? इस एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, हाँ कि ना? और क्या मैं ये कह दूं इस रिसीट के अंदर भी दोनों वर्ड शामिल हैं, रेवेन्यू रिसीट भी और कैपिटल रिसीट भी, है ना? ये मुझे आप लोग ये बात बताओ, ये रेवेन्यू डेफिसिट से अलग कैसे हुआ? रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर डेफिनेशन यहीं तक थी, बस क्या नहीं था, कौन सा कंपोनेंट नहीं था? कैपिटल वाला कंपोनेंट नहीं था, सिर्फ रेवेन्यू वाला कंपोनेंट था। अगर मैं सिर्फ रेवेन्यू वाले कंपोनेंट को यहां पर लिख दूं तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसकी? रेवेन्यू डेफिसिट की, है ना? और अगर मैं रेवेन्यू के साथ साथ कैपिटल कंपोनेंट को भी यहां पर इंक्लूड कर दूं डेफिनेशन के अंदर के टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, तो वो क्या बन जाएगा? फिजिकल डेफिसिट। अब लेकिन यहां पर एक ना कीवर्ड और है, सिर्फ इतने से ही फिजिकल डेफिसिट नहीं बन जाएगा। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, आपने अगर किसी से बोरो करा, हम अगर सारे फैक्टर्स को एक बार के लिए अगर शांत कर दे, कांस्टेंट रख लें और एक चीज पे फोकस करें, अगर आपने किसी से बोरो करा है और आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपका बैंक अकाउंट बढ़ा हुआ ही दिखेगा मेरे को? पहले सिंपल लॉजिक से स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर आप किसी से उधारी पे पैसा लेकर आए हो और आप अपना फोन पे का बैलेंस या बैंक स्टेटमेंट मुझे दिखा रहे हो, तो मुझे उस चीज़ से कुछ लेना देना ही नहीं है कि आप उधारी से लाए हो, कहाँ से लाए हो। लेकिन क्या आपका बैंक बैलेंस मुझे बढ़ा हुआ दिखेगा? दिखेगा। क्या मैं इस चीज़ को ये बोल सकता हूँ इकोनॉमी टर्म्स में, सरकार की टर्म्स में, कि ये आपकी रिसीट है, आपका रेवेन्यू है ना? भले ही बोरिंग से आया है, चोरी से आया है, मक्कारी से आया है, फ्रॉडपन से आया है, शाइनी वाले रास्ते से आया है, नहीं शाइनी बांग्लादेश वाले रास्ते से, लेकिन रेवेन्यू तो रेवेन्यू है ना, आया तो ना। ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखते हैं। इकोनॉमी के अंदर जो बोरोइंग है, उससे दिख तो रहा है कि इंडिया एज अ इकोनॉमी के पास पैसा आ गया है, लेकिन कभी भी बोरोड अमाउंट मन के अंदर टोटल सेटिस्फेक्शन आपको देता है क्या? आपने 10 लोगों से उधारी करके 1 लाख रुपए जोड़ लिए, शांति की नींद आएगी आपको? नहीं ना। क्यों? उधारी है। और बोरो में बोरोड वर्ड जो होता है देश में, चलो दोस्त और रिश्तेदार या घर के मेंबर से बोरो करना, तो उसको लोन नहीं कहेंगे, लेकिन यहां पर प्रॉपर एक सबसे तगड़ा वर्ड है जिससे वर्ल्ड का हर एक इंसान चिढ़ता है, लोन।
क्योंकि लोन में साला दिक्कत ये है कि जितना लिया था वो तो देना ही पड़ेगा, ब्याज के साथ साथ वापस करना पड़ेगा। यानी कि अगर 1 लाख लिए हैं ना और वो लोन है, अगर उसकी डेफिनेशन उस 1 लाख की, तो वो 1 लाख से ज़्यादा ही वापस चला जाएगा, भले ही टुकड़ों में जा रहा है लेकिन जेब से तो ज़्यादा गया। अब यहां पर क्या देखा जाता है फिस्कल डेफिसिट में, जो टोटल बजट एक्सपेंडिचर है सरकार का, उसमें से टोटल रेवेन्यू को माइनस कर दो, बस आपको बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देना है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, एक्सक्लूडिंग बोरिंग। एंड अल्टीमेटली जो फिस्कल डेफिसिट है ना, वो सरकार की बोरिंग रिक्वायरमेंट को ही दिखाता है कि ना ही हमें एक्सपेंडिचर दिखाओ, ना ही हमें टोटल रिसीट दिखाओ, हमें ये दिखाओ जो तुमने बोरिंग को एक्सक्लूड करा, ये बोरिंग है कितनी, कितनी बोरिंग ली है सरकार ने, कितनी उधारी कर रखी है, चाहे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, विद देश के अंदर आरबीआई से, पब्लिक से, किसी और कंट्री से, क्या है बोरिंग की दरें सरकार की। इन सिंपल वर्ड्स, फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग but total amount of borrowing of the government during a financial year, during a financial year या annual financial year, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, during a financial year. Large deficit means a large amount of borrowing. Agree? जितना जितना बड़ा घाटा उतनी बड़ी बोरिंग करेगी सरकार, है ना। तो फिस्कल डेफिसिट ये दिखाता है, ये एक प्रकार का मेजर होता है, क्या, ध्यान से सुनना, कितना, हाउ मच द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो, कितना सरकार को बोरो करना पड़ेगा मार्केट से। अब मार्केट कुछ भी हो सकता है, देखो, देसी मार्केट, विदेशी मार्केट। विदेशी मतलब मार्केट क्या, दूसरी कंट्रीज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देश के अंदर आरबीआई है और पब्लिक फंडिंग है, कुछ भी है। अपने एक्सपेंडिचर की पूर्ति करने के लिए जब सरकार के पास रिसोर्सेज इतने ना रह गए हों कि नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अच्छे से फंक्शन कर सके, पर्याप्त मात्रा में इतने साधन सरकार के पास ना बचे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो सरकार बोरो करती है। तो फिस्कल डेफिसिट दिखाता है बोरो जो तुमने करा है वो घाटा है तुम्हारा, कितना बोरो करा है ये बताओ। ये जो कितना वर्ड है ना, और कितना सरकार और बोरो करेगी अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, ये फिस्कल डेफिसिट है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग, अल्टीमेटली फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग ओनली। वही मैंने बोला ना, इकोनॉमी से अंडसंड कुछ भी मतलब बनाकर बोरिंग वर्ड ही सिंपल सा बता देते। पहले टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग इज इक्वल टू बोरिंग, उतर आया औकात पे अपनी। इफ वी एड बोरिंग इन टोटल रिसीट्स, अगर हम बोरिंग को टोटल रिसीट्स के अंदर एंटर करते जो सरकार का टोटल रेवेन्यू है, तो फिस्कल डेफिसिट फिर तो जीरो ही देखेगा। यार आप कह रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है, वो नहीं है, अगर आप बोरो कर करके पैसा ले आए, आपको बैंक में तो 1 लाख रुपए दिख रहा है, फिर आप घाटे में कैसे हुए, मतलब वो दिख रहा है ना, लेकिन हम ऐड ही तो नहीं करते हैं इस बोरोइंग को। बोरिंग हमारा पैसा होता है क्या? बोरोड अमाउंट से आप 1 लाख क्या, मतलब 10 करोड़ 100 करोड़ भी ले आओ, वो आपका पैसा है क्या? ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, अगर मान लो शाइनी, अंबानी और अदानी, आज मान लो कि 2 मार्च को शाम तक सारा का सारा शेयर होल्डर अपने शेयर्स विड्रॉ कर ले यहां से, इनकी शाम तक हालत क्या होगी 6-7 बजे तक? अनिल अंबानी के साथ क्या हुआ? ये सारा का सारा जो इनकी कंपनीज है, सब कुछ है, ये शेयर होल्डर के भरोसे ही तो चलती है अर्पित, है कि नहीं? तो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट जो है, इट गिव्स बोरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये दिखाता है बोरिंग रिक्वायरमेंट्स क्या सरकार की। और ये वाली बात पे कंफ्यूज मत हो ना, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है, कितना सरकार को बोरो करने की जरूरत है, ठीक है। अब बोरिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, राइटर आपको क्लियर कर रहा है, बोरिंग इंक्लूड्स नॉट ओनली द एक्यूमुलेटेड डेट यानी कि अमाउंट ऑफ लोन, बट ऑल्सो उस कर्जे के ऊपर जो ब्याज देना पड़ेगा वो भी, विच मीन्स लार्ज बर्डन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज का बर्डन एडिशनली उठाना पड़ता है फिस्कल डेफिसिट को मीट करने के लिए, अलॉन्ग विद रीपेमेंट ऑफ लोन इन फ्यूचर, प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सेफ लिमिट जो होती है फिस्कल डेफिसिट की, वो होती है 3 से 5% ऑफ जीडीपी। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए इतनी ही होती है, इसके रेंज में रहना चाहिए। अगर ये रेंज टूटी, नीचे की तरफ चली जाए तो अच्छी बात है, 3 से नीचे हो जाए ठीक है, बहुत अच्छी बात है वो तो, 5 से ऊपर अगर हो जाए तो खतरे की घंटी। एग्रीड?
तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, दोनों तरह के एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन द बोरिंग, चाहे रेवेन्यू रिसीट हो चाहे कैपिटल रिसीट हो, अल्टीमेटली इट शोज बोरिंग। फिजिकल डेफिसिट बोरिंग के इक्वली होता है, बता चुका है राइटर में 100 बार। फिजिकल डेफिसिट एक एस्टिमेशन होता है कि सरकार को बोरो कितना करना पड़ रहा है, कितना करना पड़ेगा, और ये सरकार की बोरिंग रिक्वायरमेंट को बताता है। अब ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपको प्रीलिम्स की स्टेटमेंट की फॉर्म में, या इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। शाइनी, जैसे आप इकोनॉमिक्स फील्ड से हो तो ये ऐसी चीज़ पूछी जा सकती है कि शाइनी डे आप मुझे ये बताइए, इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि कैन देयर बी अ फिजिकल डेफिसिट विदाउट अ रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि ये जो घाटा हो रहा है जिसमें मतलब जो बोरिंग रिक्वायरमेंट है सरकार की, अगर रेवेन्यू डेफिसिट ना भी हो, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट जो है उसकी सिचुएशन नहीं भी हो, जो हमने पहला घाटा पढ़ा था रेवेन्यू डेफिसिट, क्या इसके बिना फिजिकल डेफिसिट पॉसिबल है? जी हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? दो आर्ग्यूमेंट्स है इसके लिए। अब रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होता है बताओ? क्या वो पूरी पिक्चर देता है? नहीं, शॉर्ट टर्म की पिक्चर ही तो देता है। कैपिटल पिक्चर इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं होती बताओ? कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रेवेन्यू इंपॉर्टेंट होते हैं शाइनी इकोनॉमी में कंसिडरेशन करने के लिए? बिल्कुल होते हैं। जब रेवेन्यू बजट जो है वो बैलेंस्ड हो बट कैपिटल बजट डेफिसिट दिखा रहा हो, तो यस फिजिकल डेफिसिट हो सकता है। रेवेन्यू बजट बैलेंस्ड है लेकिन कैपिटल वाली जो साइड है वो घाटे के अंदर है, हो सकता है तब। उसके बाद रेवेन्यू बजट सरप्लस में हो बट जो कैपिटल बजट है उसका घाटा ज्यादा हो एज कंपेयर टू द सरप्लस ऑफ द रेवेन्यू बजट। दोनों मतलब कुल मिलाकर दोनों आर्ग्यूमेंट में बात यही हो रही है कि घाटा जो है ना वो अगर कैपिटल बजट में ज्यादा चल रहा है और रेवेन्यू बजट भले ही बैलेंस्ड है, ये सरप्लस में भी है लेकिन कैपिटल बजट और सरप्लस से ऊपर है घाटे की टर्म्स में, और बैलेंस्ड है अगर रेवेन्यू बजट लेकिन फिर भी कैपिटल बजट जो है वो डेफिसिट शो कर रहा है, तो दोनों केसेस के अंदर अगर कैपिटल बजट का जो वजन है इन टर्म्स ऑफ घाटा अगर वो ज़्यादा है तो यस फिजिकल डेफिसिट शो होगा विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट। अगर रेवेन्यू डेफिसिट अगर नहीं भी है तो चाहे फिर ये बैलेंस्ड हो चाहे फिर ये सरप्लस में हो। क्यों? क्योंकि कैपिटल एंगल तो है ही नहीं ना इसका। और फिजिकल डेफिसिट में क्या कंसिडरेशन में हम लोग लेते हैं, देखो रेवेन्यू साइड भी कैपिटल साइड भी, रेवेन्यू साइड भी कैपिटल साइड भी। इनमें से नैरो कौन सा होता है शाइनी? नैरो किसको कहोगे? नैरो डेफिसिट क्या वाला अगर हमें देखना है, अगर पहचान बनानी है तो फिजिकल के रेवेन्यू। नैरो पिक्चर कौन सी दिखाता है? मतलब रेवेन्यू है ना। और सही पिक्चर कौन सी दिखाता है बिल्कुल कि गंभीर तरीके से कि हाँ देश की एक्चुअली हालत है क्या घाटे की टर्म्स में? फिजिकल डेफिसिट। फिर से बोल रहा है वो आपको, फिजिकल डेफिसिट शोज द बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द बजट ईयर। ग्रेटर फिजिकल डेफिसिट ये इंप्लाई करता है कि सरकार को और ज़्यादा बोरिंग करनी पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंस होती है गवर्नमेंट बजट की, इट लाइज इन द फैक्ट दैट गवर्नमेंट थ्रू इज फिजिकल पॉलिसी, यानी कि अपने एक्सपेंडिचर के में और टैक्सेस के अंदर चेंजेस करके वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकती है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है फिजिकल डेफिसिट की। एक तो इससे डेट ट्रैप की सिचुएशन बन सकती है, कंट्री डेट ट्रैप फेस कर सकती है सरकार अगर ऐसे ही बोरो करती रही तो। और ये एक विशियस साइकिल बन जाएगी जब सरकार को और ज़्यादा लोन लेने पड़ेंगे अपने पुराने लोन को चुकता करने के लिए। कैसे? फिजिकल डेफिसिट फाइनेंस ही होती है, फाइनेंस होता ही है बोरिंग से। देख रहे हो, फिजिकल डेफिसिट अपने आप में सरकार की बोरिंग रिक्वायरमेंट को ही दिखा रहा था, लेकिन इस बोरिंग को कंप्लीट करने के लिए फ्रेश बोरिंग करनी पड़ जाती है सरकार को। अब जब ये करनी पड़ गई तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कंट्री ए का लोन चुकाना है तो बी से मांग लिया तो ए का लोन चुकता हो गया, बी का लोन चुकाना है सी से मांग लिया, इसका लोन चुकता हो गया, डी से ले लिया सी का पूरा हो गया। लेकिन ये साइकिल खत्म कहाँ हो रही है? डी का चुकाना है फिर आईएमएफ के पास चले गए, फिर इसका देना है तो वर्ल्ड बैंक के पास चले गए, ये चलता चला जाएगा।
बोरिंग जो है वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर देता है? इट क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ नॉट ओनली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बट ऑल्सो रीपेमेंट ऑफ लोन्स। वही वाली बात जो हम 1000 बार करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ ब्याज भी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब जैसे जैसे गवर्नमेंट की बोरिंग अगर इंक्रीज होती जाएगी ना, उसकी जो लाइबिलिटी है फ्यूचर में रीपे करने की लोन अमाउंट का अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, वो भी इंक्रीज होती रहेगी। अब ये भी हो सकता है जितने लंबे समय का सरकार ने लोन ले रखा है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। ये भी तो बात है ना, जितना लंबा लोन तो ब्याज भी फिर ऐसा हो सकता है कि कितना देना पड़ जाए। और हर अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक और बात बताई थी कि ब्याज हर एक कंट्री ज़रूरी तो नहीं है सेम ही उस पर लेगी, सेम रेट्स पे लेगी। अगर इंडिया लोन के लिए अप्रोच कर रहा है यूएसए को, तो उसका ब्याज की दरें बहुत अलग हो सकती है एज कम्पेयर टू अगर इंडिया अप्रोच कर रहा है रशिया को या आईएमएफ को या वर्ल्ड बैंक को। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है, लीडिंग टू हायर रेवेन्यू डेफिसिट। तो इस देख रहे हो, फिजिकल डेफिसिट की वजह से रेवेन्यू डेफिसिट भी ऑटोमेटिकली बढ़ सकता है। क्यों? फिजिकल डेफिसिट तो एक बहुत ब्रॉडर पैरामीटर है ना, तो सरकार के शॉर्ट टर्म के ये खर्चे वर्चे ये भी बढ़ जाएंगे। और जब ब्याज की दरें बढ़ेंगी सरकार की, जब इसका मनरेगा के 3-4 लोन चल रहे हैं और सबके ब्याज देने हैं, तो सरकार फिर क्या अपनाएगी? रेवेन्यू को इंक्रीज करने के हथकंडे। कैसे? थ्रू इंक्रीज इन टैक्सेस। वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है नहीं, अगेन रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। तो मैं आपको ये बताना ये चाह रहा हूँ कि क्या रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से फिस्कल डेफिसिट आ सकता है? कैसे भाई, एक्सप्लेन कर देना जरा, अब इसमें मुझे भी बता दो कैसे हो सकता है। शाइनी हो सकता है, हाँ, लेकिन आ किस किस सिचुएशन में सकता है बताओ? बहुत ज़्यादा हो गया, लगातार हमने पढ़ा था ना, वो वैसे शॉर्ट टर्म नेचर का है, लेकिन अगर ये देख रहे हो, ये यही वाली बात इसको सिद्ध कर देती है, मोर रेवेन्यू डेफिसिट। तो हो सकता है फिर सरकार को और ज़्यादा लेन देन करनी पड़ जाए। और क्या फिस ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन क्या अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ा तो नेसेसरी कंडीशन बन सकती है क्या कि रेवेन्यू डेफिसिट ऑटोमेटिकली इसका एक रिपरकशन देखने को मिलेगा? बढ़ेगा ही ना, क्योंकि वो तो एक छोटा कंपोनेंट है। मतलब आप ऐसा मान लो अर्पित, देखो ये है फिजिकल डेफिसिट और ये है रेवेन्यू डेफिसिट, तो अगर इसका बबल बड़ा होता चला जाएगा तो ये बबल भी बड़ा होता चला जाएगा, राइट? यानी कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, लर्निंग ये देना चाह रहा हूँ, इम्प्लीकेशन फिजिकल डेफिसिट की क्या, अगर मैं एक लाइन बोल दूं कि वन ऑफ द इम्प्लीकेशन इज इंक्रीज इन द रेवेन्यू डेफिसिट ऑटोमेटिकली, हाँ कि ना? हाँ, इम्प्लीकेशन कि अगर फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो नेसेसरी इम्प्लीकेशन है कि रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यस, याद रखना है इसको, ठीक है अंकिता, सब लोग याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये देखो, डायरेक्ट तरीके से ना आपको ज़रूरी नहीं है हर कुछ मिल ही जाए किताबों के अंदर के लिखा ही लिखा हो वो तभी आप नोट बनाओगे। देख रहे हो ना, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लीडिंग टू हायर रेवेन्यू डेफिसिट, ये भी बढ़ जाएगा। पढ़ क्या रहे हैं हम? फिजिकल डेफिसिट पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट में भी कंपेल टू बोरो, कि ब्याज को भी पूरा करने के लिए और बोरो करना पड़ सकता है, और इसकी वजह से विशियस साइकिल और ये डेट ट्रैप पूरा का पूरा बन जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है दोस्तों कि फिजिकल डेफिसिट कैसे डेट ट्रैप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको कुछ नहीं करना है, जितना हमने पैराग्राफ पढ़ा, जितना अभी तक हमने पैराग्राफ पढ़ा है, ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ को आपको लिख कर आ जाना है। यही होगा आपका 150 वर्ड्स का आंसर, कि कैसे इससे डेट ट्रैप की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, फिजिकल डेफिसिट से डेट ट्रैप कैसे हो जाती है। आप ना इधर उधर की बातें मत लिखने लग जाना इसके अंदर। डेट ट्रैप के ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं इकोनॉमी के पास, वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा हो, पूरे के पूरे जो कॉन्टिनेंट है, एशियन इकोनॉमीज पूरी सफ़र कर रही है और ट्रेड एस्पेक्ट सफ़र कर रहे हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर वो आपको सिर्फ फिजिकल डेफिसिट बोल रहा है ना, तो आपको इस पैराग्राफ के अलावा किसी और सोर्स को नहीं देखना है। फिजिकल डेफिसिट कैसे डेट ट्रैप में डेट ट्रैप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैसे बन सकता है, ये उसका रिपरकशन निकल सकता है, ये इम्प्लीकेशन कैसे आ सकती है। सिर्फ डेट ट्रैप के ऊपर अगर वो क्वेश्चन बनाए ना, 150 वर्ड्स का आंसर आपका ये आपके सामने है। और इकोनॉमी का जीएस पेपर 3 के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो बहुत बेसिक लेवल पर उतर आए हैं, बहुत बेसिक लेवल पर उतर आए हैं। पिछले 4 साल के पेपर उठाकर देख लो, हायर लेवल की कोई एनालिसिस है ही नहीं उसके अंदर, वो बहुत बच्चों वाले पे उतर आए हैं।
वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, हायर फिजिकल डेफिसिट जनरली लीड्स टू कि सरकार बेफिजूल की फिर खर्ची कर सकती है, ये हो सकता है इससे। देखो सरकार को बल्कि बेफिजूल की खर्ची बचानी चाहिए, ठीक है, लेकिन बेफिजूल की कैसे, सरकार को ना एकदम से फिर समझ में भी नहीं आता कि कौन कौन से सेक्टर्स को प्रायोरिटी पे रखना है। जो बोरोड अमाउंट आया है उसको कहाँ खर्च करें, कहाँ खर्च नहीं करें। इसलिए बोल रहा है यहाँ से राइटर आपको कि वेस्टफुल और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये नहीं है सरकार जेट एयरक्राफ्ट और वो सब वो खरीद लेगी। सरकार को जब बोरोड अमाउंट आता है ना तो समझ में नहीं आता। फिजिकल डेफिसिट के टाइम पे जैसे घाटा बढ़ रखा, बोरोड अमाउंट आया, देश में क्या क्या चलाना है, किन किन योजनाओं पे ज़्यादा पैसा खर्च करना है, किन किन सेक्टर्स को प्रायोरिटी पे रखना है, वो समझ में नहीं आ पाता सरकार को। जिसकी वजह से अगर ऐसा हो गया कि जिन सेक्टर्स के अंदर बहुत बड़ा बबल था वो सेक्टर ब्लास्ट होने को तैयार है, और इंपॉर्टेंट पैसा, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज अगर सरकार ने वहाँ नहीं लगाए और अनशंड सेक्टर्स में लगा दिए, अनशंड स्कीम्स में लगा दिए, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो जाएगा इसे इकोनॉमी में, और इकोनॉमिक बबल बन सकता है बहुत बड़ा। इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर, वही वाली बात है। अब गवर्नमेंट क्या करती है ऐसे केस में, सबसे पहले रिजॉर्ट करती है कि आरबीआई के पास। बाहर से ज़्यादा लोन मांगने से अच्छा है कि अपने देश में आओ। देश में आओ तो एपेक्स बैंक दिखता है सबसे पहले सरकार को, आरबीआई, ठीक है, विच मीट्स अ डिमांड। अगर सारे हथकंडे बंद हो गए होते हैं कि आरबीआई अब लोन देने की उस पर तादाद पे नहीं है, फिजिकल डेफिसिट के टाइम पे आरबीआई रिजॉर्ट्स टू डेफिसिट फाइनेंसिंग, एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग की डेफिनेशन होती है प्रिंटिंग ऑफ मोर करेंसी नोट्स। इट रिजल्ट्स इन द सर्कुलेशन ऑफ मोर मनी, और जब मनी ज़्यादा घूमेगा तो इन्फ्लेशन तो क्रिएट होगी होगी, ये तो हम जानते ही हैं इन्फ्लेशन वाले चैप्टर से। पार्शियल यूज, वही मैंने आपको बताया, जैसे सरकार को नहीं पता एंटायर अमाउंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट, जैसे सरकार ने जो भी बोरिंग करी है, अब सारा का सारा पैसा तो हर एक सेक्टर की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे हो नहीं सकता कि इकोनॉमी पूरी पूरी डेवलप कर जाए, ठीक है, बिकॉज सरकार उस बोरोड अमाउंट को ज़्यादातर यूज करने लग जाती है फिजिकल डेफिसिट के टाइम पर अपने ब्याज को पूरा करने के लिए, ब्याज को देने के लिए। सिर्फ जो प्राइमरी डेफिसिट होता है, अभी हम पढ़ेंगे इसको आगे, फिजिकल डेफिसिट में से अगर आप ब्याज को हटा दो, सिर्फ वो जितना जो पैसा बचता है वही सिर्फ एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए काफ़ी होता है। यानी कि यहाँ पे राइटर आपको ये बोल रहा है पूरा का पूरा पैसा आ भी गया ना तो उसका कंप्लीट यूज़ नहीं होता, पार्शियल यूज़ ही हो पाता है, क्योंकि सरकार उस बोरोड अमाउंट से जो प्रीवियस लोन्स होते हैं उस पर ब्याज जो देना होता है उसके लिए सरकार पैसे को यूज़ कर लेती है। अगेन सफ़र क्या करता है इससे, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, फ्यूचर ग्रोथ इससे रुक जाती है। बोरिंग एक फाइनेंशियल बर्डन तो होता है फ्यूचर जनरेशन के ऊपर। फ्यूचर जनरेशन मतलब क्या, जैसा कि अर्पित कल ही आपने इस पॉइंट को रेज करा था, प्रीवियस सरकार अगर ये सारा का सारा बर्डन क्रिएट करके चली गई तो आने वाली सरकारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है ना। आप बिल्कुल देश की तरक्की खराब हो जाएगी। और एक और भी तो चीज़ है ना अंकिता, आईएमएफ से आप ये थोड़ी ना बोलोगे वो तो कांग्रेस की सरकार थी, उनका बर्डन था ये पूरा का पूरा, हम कैसे चुकाएं इसको, उन्होंने करा था हमने थोड़ी ना करा था, हम तो इतनी मुश्किल से आए हैं यहाँ पर सत्ता के अंदर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो इससे होता क्या है, जो इकॉनमी की जो ग्रोथ है वो रिटार्ड होती है, और फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है देश की वो भी सफ़र करती है, क्योंकि जो फिर आने वाले टाइम में जो जनरेशन की यहाँ पर दोस्तों जो बात हो रही है ना, वो सरकारों की बात हो रही है, उनका पूरी की पूरी एनर्जी प्रीवियस सरकार का लोन चुकता करने में निकल जाती है, ठीक है। तो जो करंट ग्रोथ होती है जिस ज़माने में उनकी सरकार बनी होती है वो उस पर फोकस कर ही नहीं पाते। फिर इट इंक्रीजेस फॉरेन डिपेंडेंस, गवर्नमेंट जो होता है कभी कभार फॉरेन कंट्रीज से भी बोरो करती है, क्योंकि फिर एक टाइम के बाद ना आरबीआई के रास्ते दरवाजे सब बंद हो गए होते हैं, जो देश में बोरिंग हो सकती है पब्लिक फंडिंग वगैरह से वो सारे रास्ते काम नहीं होते, मतलब उतना पर्याप्त मात्रा में हो ही नहीं पाता पैसा जुगाड़, ठीक है। अब सरकार को जाना पड़ता है फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ। अब इससे क्या होता है कि हमारी एक डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है, और जब कोई आपकी मदद कर रहा है पैसों की टर्म्स में, भले वो लोन दे रहा है, लेकिन फिर क्या होता है कि उनकी ना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ जाती है फॉरेन गवर्नमेंट की आपके देश में। इसका एक एग्जांपल मैं रियलिस्टिक दे देता हूँ बिल्कुल। 1991 के जो लोन था, इंडिया ने जो $7 बिलियन का जो लोन लिया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से, तो ये लोन सिर्फ पैसों की फॉर्मेट में नहीं आया, कंडीशंस रखी गई
कि आपको अपने इकोनॉमी के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, एमएनसीज को बुलाना पड़ेगा, कॉरपोरेट वर्ल्ड को इनवाइट करना पड़ेगा, जो यूरोपियन कंट्रीज़ और जो अमेरिकन कंट्रीज़ है वो आपके देश में निवेश कर सके, आप इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाओगे। ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ना इसी साल, इसके साथ ये कोई सरकार के रिफॉर्म्स अपनी खुशी से नहीं थे, ये मजबूरी थी हमारी। इतने पैसे को लेने के लिए हम पे दबाव बनाया गया था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कोई ऐसा नहीं था कि इनके प्रेसिडेंट ने दबाव बना दिया था। इन दोनों संस्थाओं को कंट्रोल करने वाले यूएसए और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज होती हैं पूरी की पूरी। हम PSIR में जानेंगे, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शन में हम इस बात को जानेंगे। ये खुशी खुशी से इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस नहीं करा था। ये जो लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इस चीज़ को जो परमिट करा इंडिया ने, इस पैसे को हमारे लिए इस पैसे को हमारे पास आना बहुत उस टाइम पर आवश्यक था, बहुत ज़्यादा। इस वजह से सरकार को ये कदम ये उठाना पड़ा। अब देखो यही चीज़ को ये जस्टिफाई करता है डिपेंडेंस। फिर वो लोग हमें समझाते थे कि कैसा कैसे आपको फ्रेंचाइजीज देनी है, क्या देनी है, और उसके बाद आप देखो, हालांकि अब जो भी हुआ वो सेटल हो गया मुद्दा या कुछ भी हुआ, लेकिन एक सरकार के डिसीजन के विरुद्ध जाकर तो सरकार को अपनी जो सरकार मर्जी चलाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ पैसे अगर किसी से ले लिए तो सरकार कमज़ोर तो पड़ गई ना हमारी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की शर्तों के सामने, बिल्कुल पड़ गई। और सरकार ने कभी भी इतनी जल्दी कोई डिसीजन कभी लिया नहीं था। हमारे देश में क्या होता है, नौटंकी, लोकसभा राज्यसभा, डिस्कशन, चर्चा, मुद्दे, अखबार, हेडलाइन, तू मैं, इसमें तो सरकार के पास टाइम ही नहीं था सोचने का। फिजिकल डेफिसिट, तो ये वाली लास्ट बात समझ में आ गई ना, इसका रियलिस्टिक एग्जांपल यही है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस एग्जांपल को, ठीक है। हाउ इज फिजिकल डेफिसिट मेट, कैसे भाई इसकी पूर्ति होती है, कैसे ठीक होता है, इम्प्लीकेशंस तो देख लिए। फिजिकल डेफिसिट ये दिखाता है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर इट्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग। अल्टीमेटली ये दिखाता है कि सरकार को बोरो कितना करना है अपने फाइनेंस, अपने जो फिजिकल डेफिसिट है उसको फाइनेंस करने के लिए। सेफ लेवल जो होता है फिजिकल डेफिसिट का, वो ऐसा माना जाता है 5% ऑफ जीडीपी तक हो सकता है वो। और इसका बताओ मुझे ज़रा, ये जो मिनिमम लिमिट है मैंने आपको पढ़ाया था 3%, 3 to 5 हो, 5 मतलब मैक्सिमम है, अपर कैप है ये। इससे कम जितना होता है वो तो बहुत अच्छी बात है। तो कैसे हो सकता है फाइनेंस से, कैसे सब कुछ ये ठीक हो सकता है? बोरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज, फिजिकल डेफिसिट कैन बी मेट बाय बोरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज। एग्जांपल, पब्लिक या कमर्शियल बैंक से बोरो करे सरकार, और वैसे तो सेंट्रल बैंक ये पूरी प्रक्रिया कर लेता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, इन सेंट्रल बैंक। इट ऑल्सो इंक्लूड्स टैपिंग ऑफ मनी डिपॉजिट्स इन द प्रोविडेंट फंड एंड स्मॉल सेविंग स्कीम्स। पब्लिक से बोरो अगर सरकार करे तो इसको ना एक बेटर तरीका माना जाता है डेफिसिट से डील करने का, एज कंपेयर टू डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्योंकि जब ज़्यादा करेंसी अगर फ्लोट करेगी इकोनॉमी के अंदर तो इससे कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा? इन्फ्लेशन का, जो कि मेन कारण बन जाएगा फॉर राइजिंग प्राइसेस। एंड राइजिंग प्राइसेस को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन, जो कि किसकी वजह से होता है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ओके। बोरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, पहला हथकंडा अगर काम नहीं आ रहा या फिर वो इनफ नहीं हो पा रहा, बोरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज, तो एक्सटर्नल सोर्सेज, फॉर इंस्टेंस वर्ल्ड बैंक, IMF और फॉरेन बैंक से या फॉरेन कंट्रीज से बोरो करना। और मैंने आपको 1991 वाली कहानी भी बता दी इसी के साथ, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सटर्नल सोर्सेज हम बोरो करते हैं ना, ये अपने साथ एक कीमत लेकर आती है। क्या कीमत? कि आपके देश के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, आपके देश के अंदर इकोनॉमिक इंटरफेरेंस होगा, आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो सफ़र करेगी। यानी कि कंट्री का एक सॉवरेन स्टेटस इससे हैम्पर हो जाता है। एक सॉवरेन स्टेटस जो होता है इससे हैम्पर हो जाता है, इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग को कैरी करना, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। फिजिकल डेफिसिट एक और तरीके से टैकल करा जा सकता है RBI के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल इशू करती है, RBI इसको खरीदते हैं इन रिटर्न फॉर कैश डिमांड बाय द गवर्नमेंट। ये कैश RBI कैसे क्रिएट करता है? अगर उसके पास पड़ा है जितना वो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर और चाहिए सरकार को तो न्यू करेंसी नोट्स प्रिंट करके और सरकार को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी पड़ती हैं। ये एक ईजी तरीका तो लगता है फंड को रेज करने का, लेकिन इसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज बहुत हैं। मनी सप्लाई इंक्रीज होगी इससे, तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड बढ़ेंगे इकोनॉमी के अंदर, ठीक है।
और इससे इसकी वजह से हो सकता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग और करनी पड़ जाए सरकार आरबीआई को। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग अगर जो है अगर अवॉइड हो सकती है तो उसको अवॉइड ही करा जाना चाहिए। अगर वो अनअवॉइडेबल है तो वो सेफ लिमिट्स के अंदर ही होनी चाहिए कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही कैश प्रिंट करवाओ, क्योंकि मनी अगर सप्लाई बढ़ा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। फिर डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार अपने पीएसयू या पीएसई में मालिकाना जो हक है उसको थोड़े से शेयर्स को बेच दे, या एसेट वगैरह जो है या पूरे का पूरा पीएसयू या पीएसई है उस पूरे को बेच दे प्राइवेट सेक्टर की तरफ, और उससे जो प्रोसीड्स मतलब उससे जो पैसे की जो प्राप्ति आएगी होगी वो फंड को डेफिसिट फाइनेंसिंग सॉरी फिजिकल डेफिसिट की फाइनेंसिंग में हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब क्या फिजिकल डेफिसिट डेंजरस है? अब ये डिपेंड करता है इसके यूज़ पे। देखो इसका कोई आंसर उसने हाँ या ना में नहीं दिया। फिजिकल डेफिसिट एडवांटेजेस कब हो सकता है? देखो क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसके हमेशा हम लोग नेगेटिविटी पे फोकस करे जा रहे हैं, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए अगर उसको नए नए कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस को अगर अपने स्ट्रॉन्ग करना है, अगर देश को अपनी इन सब चीज़ों से प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी है और फ्यूचर इनकम इससे इंक्रीज करनी है। फ्यूचर इनकम कैसे? जब ये एसेट वगैरह कैपिटल एसेट वैसे भी मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह, रेलवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, ये सब एक्सप्रेसवेज। ठीक है, लेकिन ये एक इकोनॉमी के लिए घातक भी साबित हो सकता है। इट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर द इकोनॉमी अगर आप इसको यूज कर रहे हो जस्ट टू कवर रेवेन्यू डेफिसिट। तो याद रखना, आज आपको दो चीजें पता लग गई कि इनमें से क्या चीज फिजिकल डेफिसिट के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप बोरो कर रहे हो, फिजिकल डेफिसिट आपका चल रहा है, आप बोरो कर रहे हो, आप कैपिटल एसेट्स बनवाओ, लॉन्ग टर्म में वो आपको पैसा देंगे ही देंगे, आपकी रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ही होंगे। एक टाइम के बाद क्या होगा कि आपने जो बोरो ही मान लो कि बोरो करके ही आपने एक्सप्रेस वे हाईवे बनवाया, कोई बात नहीं, एक टाइम के बाद जो उसके टोल से जो पैसा आएगा, चलो आपका वो पूरा का पूरा ब्याज देने में निकल जाता है। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, उसके बाद लेकिन पूरा का पूरा वो पैसा जिंदगी भर के लिए, जमाने भर के लिए आपके देश में ही फ्लोट करेगा वो पैसा। लेकिन गलत बात का भी राइटर हमसे क्या बोल रहा है, अगर आपने बस उसको रेवेन्यू डेफिसिट में जो आपको घाटा हुआ था, अगर आपने ब्याज ब्याज भरने हैं, आप इसके लिए फ्रेश बोरिंग करे जा रहे हो, तो फिर आप फंस जाओगे। क्यों? ये जो डेट्रीमेंटल वाली बात ये जो कर रहा है, इसकी वजह से सरकार इस सिचुएशन में फंस जाएगी, डेट ट्रैप। क्या क्या मेजर्स दिए जाने चाहिए फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए? मेजर्स बेसिकली दो फॉर्म में इसके भी हो सकते हैं। अब घाटा जो है सरकार का घाटा, तो वो दो फॉर्मेट में ही हो सकता है, चाहे कोई सा भी घाटा हो, फिर चाहे हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें चाहे किसी की भी बात करें। पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करना है हमें, अननेसेसरी और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को, और रेवेन्यू बेस को हमें इंक्रीज करना है। तो मेजर्स टू रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर आर सब्सिडीज, जितना सरकार खर्चा करती है सब्सिडीज पे उसको कम कर दिया जाए, बोनस, लीव एनकैशमेंट, मतलब जितने भी छुट्टियों के लिए पैसे मिलना, ये मिलना, कुछ भी है, मतलब सरकार की बेफिजूल की जो खर्ची है उसको सरकार कम कर दे। एलटीसी का दोस्तों मतलब होता है लीव ट्रेवल कंसेशन। ठीक है, सरकारी अधिकारी या कोई भी जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, सर्विस लीव अगर वो लेते हैं, मतलब वो करके, तब भी उनको कुछ ना कुछ पे स्केल वगैरह मिलता है। तो इन सब चीज़ों को मतलब ये जो खर्ची है इनको रोकना चाहिए इस टाइम पर, स्पेशली जब फिजिकल डेफिसिट चल रहा हो। और सरकार कुछ कुछ ना स्टेप्स, ऐसे बोल्ड स्टेप्स ले सकती है कि वो अपने नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को मतलब बेसिकली कटेल करे, इसको रिड्यूस करने की कोशिश करे। ठीक है, कुल मिलाकर सरकार को अपने खर्चे जहाँ जहाँ हो सकता है, जिन जिन एरियाज में हो सकता है, इन सारी बातों का देखो एक ही मतलब निकल कर आता है, सरकार को खर्चे अपने कम करने चाहिए, बिल्कुल कम करने चाहिए। ठीक है, अब रेवेन्यू बेस कैसे बढ़ाया जा सकता है? टैक्स को बढ़ाओ। ठीक है, टैक्स बेस शुड बी ब्रॉडेंड एंड कंसेशंस एंड रिडक्शन इन टैक्सेस शुड बी कटेड। मतलब सरकार अगर टैक्स कम करने का सोच रही थी, वो कर रही थी, तो एक बार के लिए अभी इस सिचुएशन में रुक जाओ, अभी मत कम करो, अभी फीस एंड फाइन्स को कम मत करो, आने दो अभी रेवेन्यू अगर आ रहा है तो। ये चेक करो कि कौन कौन लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं। टैक्स एवेशन मतलब जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं, ठीक है, उनको टैक्स एवेटर्स कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं टैक्स एवेजन। ज़्यादा एम्फेसिस इस बात पे होना चाहिए ऑन टैक्सेस टू इंक्रीज रेवेन्यू,
मतलब देख रहे हो, वो कह रहा है कि रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए मेजर फोकस टैक्स, मतलब और भी जगह पर देखो, और एरियाज में देखो कि कहाँ का रेवेन्यू बढ़ सकता है, लेकिन मेजर फोकस अपना टैक्स पे ही रखो। उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग एंड सेल ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, बेसिकली इसको जो है, ये भी हो सकता है वैसे, क्योंकि मतलब पूरी की पूरी जो पीएसयू या पीएससी है, पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी को वो मत करो, बेच मत डालो। उसके कुछ शेयर्स आप हो सकता है बेच लो, लेकिन कोशिश करो कि उतने ही बेचो जितना अगर आपका घाटा है उसकी पूर्ति करने के लिए हो जाए। लेकिन यार ये वाला स्टेप ना ठीक नहीं होता है, आपको भी पता है। ऐसे फिर क्या होगा, देश ना कैपिटलिज्म के रास्ते पे चल पड़ेगा, और हमारा देश अभी अफोर्ड नहीं कर सकता कंसिडरिंग द नंबर ऑफ गरीब जनता नेट। कोयले के खदान जो होते हैं, जो कोल ब्लॉक्स होते हैं, इनकी स्पेक्ट्रम सेल और ऑक्शन वगैरह करवाओ, और अच्छी अच्छी बिडिंग करवाओ, महंगी महंगी बिडिंग करवाओ, इससे भी रेवेन्यू की प्राप्ति होगी। आपको पता है ना, ये स्पेक्ट्रम के ऊपर, और ये जो स्पेक्ट्रम सेल्स जो होती हैं, ये कोल ब्लॉक से लेकर हर एक चीज़ में होता है। सरकार के जो 5G 4G होते हैं, ये इसमें भी मतलब स्पेक्ट्रम वेव्स ये बिकती हैं। ये तो चलो कोल ब्लॉक की बात हो गई, लेकिन ये जो नेटवर्क्स होते हैं सरकार के, ये भी बिकते हैं कि रिलायंस खरीद लेगा इसको या फिर एयरटेल खरीदेगा, कौन खरीदेगा। ऐसे ही घोटाले में एक मिनिस्टर ए राजा जेल चला गया था, सुना होगा अर्पित, है ना? कौन से स्कैम में गया था वो, कौन से जी था वो, 2G स्कैम क्या था वो? हाँ, अच्छा, हाँ, आरोप लगे थे, यस। डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट, अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, अगर बात हो रही है सिर्फ रेवेन्यू की, दोस्तों कंफ्यूज मत होना, ओनली रेवेन्यू साइड, नॉट कैपिटल साइड, तो वो है रेवेन्यू डेफिसिट। वेयर एज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, फिर चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, ओवर टोटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, अल्टीमेटली बोरोइंग की ओनली, उसको कहेंगे फिजिकल डेफिसिट। यानी कि इसमें से ब्रॉडर कंपोनेंट कौन सा होता है, जिसके अंदर कैपिटल साइड भी इंक्लूड होती है? हाँ, फिजिकल डेफिसिट एक ब्रॉडर पैरामीटर होता है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर सिर्फ रेवेन्यू कंपोनेंट इंक्लूड होता है। और फिजिकल डेफिसिट का क्या नेसेसरी एक रिपरकशन निकलता है कि रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ेगा? बताओ। नहीं मतलब, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मैंने आपको कंडीशन जैसे दी थी, बढ़ सकता है, क्योंकि शायद नहीं, देखो ना, बढ़ेगा यार वो, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली शॉर्ट टर्म का है, तो सरकार को देश भी तो चलाना है, रेगुलर एक्टिविटीज़ भी तो चलानी है। बोरिंग करके सरकार ये तो बोल नहीं सकती कि यार हम ना क्या कहते हैं, अभी हमने देखा कि ब्याज को देने में बहुत ज़्यादा पैसा सरकार का जाएगा, और फिर जो रोज़मर्रा के जीवन में जो सरकार को सरकारी एक्टिविटीज़ जो चलानी है ना, अब उसके लिए पैसा और कम पड़ जाएगा। जब कम पड़ जाएगा तो फ्रेश बोरोइंग, फिर बोरोइंग, फिर बोरोइंग, ये एक साइकिल बन सक मैं नेसेसरी तो कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन एक साइकिल बन सकती है। लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट की तो पक्का बनी जाएगी, क्यों? फिजिकल के अंदर ब्रॉडर पैरामीटर रेवेन्यू और कैपिटल दोनों है ना। हाँ, ये भी हो सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, ये क्वेश्चन कहाँ गया, एक क्वेश्चन देखा था ना, हाँ, कैन देयर बी अ फिजिकल डेफिसिट विदाउट अ रेवेन्यू डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट ठीक है कि हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपसे ये बढ़ते ही चला जा रहा है, बोरिंग होती चली जा रही है, बोरिंग की चेन 5-6 पैरामीटर्स में घूम गई। 5-6 पैरामीटर्स मतलब इन द सेंस कि 5-5 कंट्री से लोन चल रहा है, उन सबका ब्याज दे रहा है, फिर बढ़ सकता है ना? ये चीज़ याद रखना। थ्योरेटिकली देखो, ये लोग, पता है, मैं बताता हूँ आपको एक चीज़ बताता हूँ। थ्योरेटिकली वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैन देयर बी अ फिजिकल डेफिसिट विदाउट अ रेवेन्यू डेफिसिट, एग्जाम के अंदर भी है, तो अभी हमें यही 2 पॉइंट्स लिखने हैं कि यस, रेवेन्यू डेफिसिट, व्हेन रेवेन्यू डेफिसिट इज, सॉरी, रेवेन्यू बजट इज बैलेंस्ड, या सरप्लस के अंदर वो हो, लेकिन कैपिटल जो साइड है वो डेफिसिट के अंदर शो हो रही हो, दोनों केसेस के अंदर। लेकिन रियल इकोनॉमी टर्म्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब इकोनॉमी की होती है ना, तो उसमें ये चीज़ बढ़ते हुए दिखेगी, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जहाँ सरकार ने एक बार बोरिंग करना स्टार्ट करी ना, फिर वो चेन इतनी आसानी से टूटती नहीं है। अब आप भी जानते हो कि शाइनी के कोई भी सरकार की जो बोरिंग होती है, आप इतना तो मान सकते हो ना कि ऐसा तो इंडिया जैसे देश में तो अभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ ना 3-4 साल या 5 साल के अंदर या हाफ डिकेड के अंदर मिटी जाए, प्रॉपर तरीके से सेटल हो जाए।
लंबी चलती है सरकार की बोरिंग जनरली, इतनी जल्दी नहीं हो पाता, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब देखो, कंडीशंस दोनों बन सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब होता है ना, मतलब जब थ्योरेटिकल नहीं, मतलब जब इकोनॉमी रियल फॉर्म में जैसे फंक्शन करती है जैसे, उसमें ना ये सारे घाटे फिर एक साथ बढ़ते हैं सरकार के। अब जैसे हमने, हाँ, इकोनॉमिक सर्वे में नहीं देखा था हमने कि सरकार कैसे 2014 के ही पैरामीटर को लेकर चल रही है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, उससे पहले की बातें ही नहीं कर रही। हमने क्या क्या कम कर दिया, क्या क्या कम नहीं कर दिया। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अब हमारा एक डेफिसिट बाकी रह गया, प्राइमरी डेफिसिट। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।